नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनआईए ने जुटा लिए गैंग्स ऑफ वाजेपुर के खिलाफ सारे सबूत, सही वक्त पर होगा खुलासा। एटीएस को दमन से मिली वॉल्वो कार, सचिन वाजे करता था इस्तेमाल। उद्धव सरकार चला रही है ट्रांसफर रैकेट, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का हैरान करने वाला खुलासा। बोले, मेरे पास है एक एक सबूत, रखा है बातचीत का पूरा डेटा। बंगाल के चुनावी रण में शाह का प्रचंड प्रहार, बोले बलिदानियों की भूमि को ममता ने बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा, किया वादा गरीबों को लूटने वाले एक एक घोटालेबाज को भेजेंगे जेल। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में भारत का अगला बड़ा कदम, 45 साल से ज्यादा उम्र के आम लोगों को भी लगेगा वैक्सीन, कैबिनेट की मुहर, 1 अप्रैल से नया अभियान। उइगर के मानवाधिकार उल्लंघन मामले में चीन पर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा, यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीनी अधिकारियों पर लगाया बैन। नजर डालते हैं पहली खबर पर। महाराष्ट्र के एंटीलिया केस में आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एनआईए के हाथ इस मामले में करीब करीब सभी सबूत आ चुके हैं। बस अब सही वक्त पर इस गुत्थी के खुलने का इंतजार है। इस बीच एटीएस की टीम को दमन की एक फैक्ट्री से वो वोल्वो गाड़ी मिली है जिसका इस्तेमाल इसके मालिक अभिषेक नाथानी से ज्यादा सचिन वाजे किया करता था। डॉक्टर साहब, 2 बड़े सवाल आपसे। इस केस के खुलासे का आखिर सही समय कब आएगा, और ये सचिन वाजे आखिर चीज क्या है? किसी की गाड़ी, किसी का पैसा और न जाने क्या क्या। देखिए, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि इस पूरे एपिसोड का जो लॉजिकल एंड क्या है, इसका खुलासा कब होगा। लेकिन इसके पीछे एक राजनीति भी चल रही है और उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां भी चल रही हैं। जिस हिसाब से जो महाराष्ट्र पुलिस की जो एटीएस है ये स्पीड में काम कर रही है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, वो नहीं चाहती कि इस केस में संपूर्ण रूप से खुलासा हो। वो जो इन्वेस्टिगेशन जो एटीएस कर रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि ये सचिन वाजे तक ला करके मसले को ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा कोई जानकारी जिसकी जो कि ये साजिश कहाँ रची गई, कैसी रची गई, साजिश किसके लिए काम करता था, इन सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पर्दा डालने की कोशिश अभी भी जारी है। और इसलिए ये खबर बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाली भी लग रही है कि एनआईए इस केस को अपने हाथ में लेना चाह रही है। उन्होंने सारा बयान भी दे दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से भी अधिकारियों ने कह दिया कि एनआईए इस केस को ले लेगी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एटीएस अभी भी जांच पे जुटी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इन्फॉर्मेशंस बता रही है कि वो क्या कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सचिन वाजे, जो वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ पे सरकार चलाने वाली पार्टियों के साथ इनके गहरे रिश्ते थे। ये पहले शिवसेना के अंदर ऑलरेडी ये ज्वाइन कर चुका था। 17 साल से ये सस्पेंडेड था, लेकिन इसे वापस लाया गया और सारे अहम केसेस में उसको डाला गया। तो ये बताता है कि सचिन वाजे सिर्फ अकेले खुद के लिए काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे वो कई सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो इस मसले के ऊपर संपूर्ण रूप से खुलासा नहीं चाहती है। तो हम सबको इंतजार रहेगा उस खुलासे का कि आखिर कौन है इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो महाराष्ट्र से ही आ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज उद्धव सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। फडणवीस ने कहा है कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वसूली का रैकेट चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि उनके पास इस रैकेट को पर्दाफाश करने का एक एक सबूत है और कोल का पूरा डेटा भी है। डॉक्टर साहब, आखिर ये कौन सा डेटा है फडणवीस के पास जिनकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रैकेट जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे चलाया जा रहा था, वो दरअसल वहाँ के जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने सबसे पहले इसका पर्दाफाश किया। उन्होंने जाकर के सबसे जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर डीजी महाराष्ट्र, उनको जाकर के बताया गया
कि ये इस तरह के कुछ लोग जो सरकार चलाने वाली पार्टी है उसके कुछ लोग हैं, कुछ दलाल हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उसके लिए वो दलाली कर रहे हैं, वो पैसे खा रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। चूँकि ये लोग सरकार चलाने वाली पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए मामला थोड़ा सेंसिटिव था। तो डीजीपी साहब वहाँ के असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरह की बातें सामने आई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। चूँकि सारा काम लीगल प्रोसीजर में किया गया तो उसी दौरान इस पूरे रैकेट के ऊपर जांच शुरू हुई। तो ये लोग जिन फ़ोन से बातचीत कर रहे थे लगातार, तो उसके लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी साहब से ये दरख्वास्त किया था कि हम लोगों को लीगल तरीके से इन सारे लोगों के फ़ोन को टैप करने की परमिशन दी जाए, और वो परमिशन दिया गया। और जब तक ये जांच चलती रही, ये तमाम ये दलाल, ये सरकार से नज़दीकी लोग, कई नेता, कई अधिकारी जो इस रैकेट से जुड़े हुए थे, इन लोगों की रिकॉर्डिंग की गई बातचीत, और वही बातचीत 6.3 GB डाटा है जिसे लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इसके अंदर वो सारे सबूत हैं। वो सबूत लेकर के वो केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं कि चूंकि महाराष्ट्र की सरकार ही इस रैकेट में इन्वॉल्व है तो इसकी सीबीआई जांच की जाए। यानी कि सच जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन चला रहा है इस पूरे वसूली रैकेट को। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आज ममता बनर्जी की सरकार पर कई प्रहार किए। शाह ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जैसे महान बलिदानियों की भूमि को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया है। शाह ने निशाना साधते हुए यह आरोप भी लगाया कि केंद्र से मिलने वाले पैसे को भतीजा एंड कंपनी मिलकर खा जाते हैं। साथ ही अमित शाह ने आम लोगों से वादा किया है कि गरीबों को लूट कर घोटाला करने वाले एक एक शख्स को जेल भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना अहम है बंगाल चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे चुनाव के मुद्दे में भ्रष्टाचार को, वहाँ के टोलाबाजी को, वहाँ पे जो सिंडिकेट काम करता है, जो कट मनी है, इन तमाम मुद्दों को मुख्य मुद्दा बना करके लोगों से वोट मांग रही है। और इसलिए अमित शाह जहाँ जहाँ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो इस बात के ऊपर खास एम्फेसिस दे रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो हम बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाएंगे, एक एसआईटी बना लेंगे, और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये जो गुंडे हैं टीएमसी के, जो अब तक बंगाल के अंदर आतंक फैलाए हुए थे, इन लोगों को चुन चुन के जेल भेजा जाएगा। और इसलिए अब आप देखेंगे कि चूँकि ममता बनर्जी ने तो रियल मुद्दों के ऊपर बातचीत करना बंद कर दिया है, वो तो आजकल सिर्फ अपने उस टूटी हुई पैर को लेकर के ही वोट मांग रही है, एक सिंपैथी वोट के जरिए चुनाव जीतने में जुटी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि जो लोग 10 साल से जिस चीज़ को झेल रहे थे उसको सामने लाया जाए, और उसमें जो चुनावी प्रॉमिसेस जो होते हैं उसके जरिए ये बात बंगाल की जनता को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये कही जाए कि हमारी सरकार आएगी तो वो तमाम गुंडे टाइप के जो एलिमेंट अभी बंगाल के अंदर कोहराम मचाते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना यही होगा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार के दीमक को कैसे उखाड़ती है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, और इस बात की मंजूरी केंद्र कैबिनेट की ओर से आज दे दी गई है। डॉक्टर साहब, अच्छी खबर, बड़ी खबर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने ये घोषणा की, क्योंकि सरकार भी थोड़ी प्रेशर में आ रही थी। सरकार के ऊपर सवाल भी लोग उठा रहे थे, खास करके विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि भाई ये अभी जो पूरी दुनिया में हम वैक्सीन भेज रहे हैं, क्यों ना हिंदुस्तान के लोगों को लगाया जाए पहले। कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हो या ये फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई इसको फ्री कर दिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाए, और वो अपने हिसाब से वो जिनको लगाना होगा वो लाइन में लग करके लगा लेंगे। तो एक तो मसला लोगों की जान को बचाने का है, दूसरा किस हिसाब से इसको जनता तक पहुंचाएं, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या इसको खुला खेल फरूकाबादी कर दिया जाए कि पता नहीं कि कहाँ ब्लैक हो रहा है, किसके ने इन वैक्सीन को होर्डिंग कर ली, कौन कितने में बेच रहा है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो ये सबसे बड़ी और सबसे पहली ज़रूरत है
कि किन लोगों को ये वैक्सीन लग रहा है, उसका डाटा, सटीक प्रमाण और उनके ऊपर किस तरह से ये वैक्सीन काम कर रहा है, इसकी जानकारी एक सेंट्रल पूल, सेंट्रल डाटा इसके लिए होना ज़रूरी है। इसलिए अब जब 60 के एज के ऊपर को लगाया जा रहा था और जो कुछ 45 साल के कुछ स्पेशल केसेस को लगाया जा रहा था, तो अब इसे घटा करके 45 साल कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है और सरकार इस घोषणा के साथ साथ उन तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो राज्यों की जो सरकारें हैं, जो उतावली हो रही थी कि भाई उसको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए, उनको भी एक जवाब दिया गया है कि आप अधीर ना हो। ये एक महामारी है, एक संकट है, इसमें राजनीति से बचे, ये संदेश भी अलग अलग राज्यों को दिया गया है। कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में भारत सरकार ने जिस तरह से आगे बढ़कर काम किया है, वो देखकर एक भारतीय होने के नाते हम सबको नाज है। आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। उइगर समुदाय के मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर चीन दुनिया के सामने बेनकाब तो पहले से ही था, अब उसकी हरकतों पर दुनिया की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन सरकार ने भी चीन के 4 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टर साहब, चीन सुधरेगा भी या नहीं? देखिए, ये उइगर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में बड़ी होने वाली है। वो क्यों होने वाली है, इसको भी समझना ज़रूरी है। किस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक कंसेंसस पैदा हो गया कि ये जो कोरोना का कहर, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई है, वो दरअसल चाइना की करतूत है। और इस पूरे एपिसोड में चीन एक विलन देश बन के उभरा है। अब सवाल ये है कि इतना नुकसान हुआ, आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान हुआ, लोगों की जानें भी गई। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ की सरकारों को इस सवाल का तो जवाब देना ही पड़ेगा कि दरअसल इतने सारे लोग, इतनी सारी समस्या तो लोगों ने तो झेल लिया, लेकिन इसके लिए गुनहगार कौन है? और ये समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे चीन को इसके लिए गुनहगार मानने पे राजी हो गई है और इसलिए इनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। एक एक्शन तो जिसमें आप देखिए, हिंदुस्तान में क्वाड एक संगठन तैयार हुआ है, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। वो एक अलग ढंग से उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन चीन जैसे बड़े देश को अगर घेरना है तो आप आर्थिक दृष्टि से सिर्फ उसको टैकल नहीं कर सकते, सेना के जरिए उनको डरा धमका नहीं सकते, बल्कि आपको कॉन्स्टेंटली आपको उस तरह के मुद्दों को भी तलाशना होगा जहां चीन एक ग्लोबल कम्युनिटी, जो यूएन के जो बहुत सारे दस्तावेज हैं, जो नियम कानून है, उसका उल्लंघन करता हुआ वो नज़र आए, ताकि आप उस बैकग्राउंड के तहत चीन के ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा सके। तो ये उइगर मुस्लिम्स जो हैं वो दरअसल जिंगजियांग प्रोविंस में रहने वाले मुसलमान हैं और वो धार्मिक लोग हैं। मुस्लिम जहाँ होते हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं, वो ईद बकरीद सब मनाते हैं। लेकिन चीन में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो धर्म को मानते ही नहीं है ये लोग। तो ये जो धर्म के नाम पे जो भी सिंबलिज्म ये जिंगजियांग में होता है, वहाँ के मुस्लिम समुदाय कुछ करते हैं, तो उसके खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट सरकार बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेती है, उनको प्रताड़ित करती है, कंसंट्रेशन कैंप्स बने हुए हैं। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीन को मुसीबत में डालने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं वो चीन से ताल्लुकात हैं उनके बिजनेस, तो वो चुप तो रहते हैं, लेकिन वहाँ की जनता, आम लोगों में इस बात पे एक मत है सब लोग कि चीन मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा है। तो ये तो अन्याय की बात अलग हुई, और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इसी मानवाधिकार के हनन के मसले को उठा के जो विश्व शक्तियाँ हैं वो चीन को घेरने में लगी। भारत तो हमेशा से ही कहता आया है कि चीन नीच है, और अब चीन की नीचता कई और देश भी देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष। धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।